Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the control structures in C. Here we basically control the flow of control using various control structures, in which first of all let's discuss the if structure. यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें तो आपके पास क्या होगा कि आप डायमंड में, आपको याद है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि आपका जो कंडीशन होती है वो हमेशा डायमंड के अंदर होती है। ठीक है, तो अभी जब हम इफ स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि आप कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद आपके पास क्या यहाँ पे हम हमेशा यही समझते हैं कि कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इन केस ऑफ ट्रू जो आपके पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास कहाँ चले जाएंगे, रेस्ट ऑफ द कोड के ऊपर आपका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये अगर आप तवज्जो से देखें तो जो आपकी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और ऑटोमेटिकली कहाँ चले जाएंगे, रेस्ट ऑफ द कोड पे चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है सिंपलेस्ट है जिसमें इफ कंडीशन यूज़ होती है। अगर आप देखें तो आपके पास एक सिंगल पाथ आपको दिया जाता है कि या जो ट्रू है उसमें एक आप उसको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर फॉल्स है तो कुछ भी ना करें, बल्कि जो नेक्स्ट कोड है अगर आपका तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर आगे कोड लिखा हुआ नहीं है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए विदाउट शोइंग एनी मैसेज। ठीक है, तो अगर अब मैसेज शो नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, या जो आपने जो प्रोग्रामर्स हैं जिन्होंने प्रोग्राम लिखा उनको तो पता है कि अगर कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कंडीशन फॉल्स हो गई है। लेकिन जो यूज़र है उसको कैसे गाइड करेंगे आप कि जी आप कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है। तो ये एक इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है इफ स्ट्रक्चर की कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होता क्योंकि आप कुछ लिखते ही नहीं हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेस स्ट्रक्चर है। इसके साथ वेरिएशंस करके इसके वेरियस कॉम्बिनेशंस जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आते हैं। ठीक हो गया, अब इसी को हम इसी के अंदर चेंजेस करते जाएंगे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, यानी इफ़ का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस आती जाएंगी। कई दफ़ा हमें इस स्ट्रक्चर की फिर क्वेश्चन ये होता है कि अगर इसमें ये प्रॉब्लम है तो ये यूज़ क्यों करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि कई हमारे पास प्रोग्राम्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक ही काम परफॉर्म करवाना होता है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि आपकी जो है इफ स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको देखते हैं। अब वो आपके पास क्या इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। अब ज़रा तवज्जो से देखें कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो या एल्गोरिदम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट वो कंडीशन पे चला जाए, दरमियान में और स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये जस्ट आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फ्लो चार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर एम्बेडिंग हो सकती है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया, फर्दर एम्बेडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि स्टार्ट हुआ। स्टार्ट के बाद ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज बेसिकली द कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन या ट्रू हो जाएगी या क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ट्रू के केस में कोई एक्शन परफॉर्म होगा और फॉल्स के केस में भी कोई, आप जो एल्स वाला पोर्शन है उसमें कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे कभी नहीं होंगे। या ट्रू वाला केस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी या फॉल्स वाले केस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इट कैन बी अ स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, और इट कैन बी मल्टीपल स्टेटमेंट। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आप क्या करेंगे, उनको जो आपकी करली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो दोनों में से कोई एक केस जो है वो ट्रू होगा, और यानी ट्रू है तो पाथ 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉल्स है तो पार्ट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाए, बल्कि अगर कोई और स्टेटमेंट्स हैं तो उनको एग्जीक्यूट करने के बाद होगा स्टॉप ही।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लो चार्ट जब हमने पढ़ा था तो इट मस्ट हैव अ लॉजिकल एंड। ठीक है, तो उसके जो लॉजिकल एंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके प्रोग्राम की, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए आपके एल्गोरिदम के। तो आपका जो फ्लो चार्ट होगा इज एग्जैक्टली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एल्गोरिदम, तो इट हैज़ टू एंड समवेयर। ठीक, तो आपकी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट एंड ही हो जाए, यहाँ पे वो फर्दर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, या प्रोग्राम स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट, अब ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो कंडीशन है, इसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी यू कैन कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन इट। ठीक है, बाय यूजिंग एंड और नॉट। ठीक है, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको यूज करते हुए आप मल्टीपल कंडीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स जो है इफ एल्स वाले, यानी इफ एल्स की जितनी वेरिएशंस हैं दे आर वेरी वेरी वर्सेटाइल। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, यानी अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया, और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जो हमारे पास आगे प्रोग्राम्स आएंगे वो होंगे एल्स इफ लैडर के। अब इसको तवज्जो से समझने की ज़रूरत है कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आपका यानी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी, यानी कंडीशन 1 आ गई। ठीक है, सो कंडीशन 1 आपके पास जब आ गई तो अब आपके पास क्या होगा, ये कंडीशन जो है इसका ये ट्रू है। ठीक है, और ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, और वो मैंने बताया जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रू वाला केस हो गया। ठीक है, और अगर फॉल्स हो गई आपकी कंडीशन, ठीक है, तो फिर अब आप क्या करेंगे, फॉल्स हो गई है तो उसमें एक और इफ लगा दें। फॉल्स है यानी एल्स है, ये हो गया ट्रू, और ये हो गया फॉल्स वाला केस। फॉल्स वाला केस यानी कौन सा पोर्शन होता है, एल्स वाला। तो एल्स में अब अगर आपने कंडीशन लगानी है, मैंने आपको ये हमेशा अभी समझा रही हूँ क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग अभी करनी है, कि आपका जो एल्स है उसमें आप कंडीशन नहीं लिख सकते। कंडीशन हमेशा किसके साथ होगी, इफ के साथ होगी। तो आप एल्स लिखने के बाद दोबारा इफ लिखेंगे, क्योंकि जो एल्स है वो कंडीशन को होल्ड नहीं कर सकता, अकेला एल्स आप यूज नहीं कर सकते। एल्स हमेशा किसके साथ आएगा, इफ के साथ। ठीक है, तो एल्स इफ, अब एल्स इफ में आपके पास जो है वो दूसरी कंडीशन ये आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, जाहिर है कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू का केस तो ये आ गया, ये तो सिंपल है। ठीक हो गया, ट्रू का केस तो ये आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर फॉल्स हो गया, तो अब फॉल्स होने के केस में भी आप क्या करेंगे, यानी इफ का ट्रू तो ये आ गया, इस इफ का ट्रू ये आ गया, और इस इफ का ये वाला जो है एल्स है। ठीक है, इस इफ का ये एल्स है, और जो पहली कंडीशन है आपकी उस इफ का ये एल्स है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब फिर एल्स में फर्दर हमारे पास कंडीशनिंग थी। अब ये देखो अब मल्टी कंडीशनिंग हो रही है, तो एल्स में तो कंडीशन लग नहीं सकती, तो अब क्या करेंगे, दोबारा इफ लगाएंगे। ठीक है, और इस इफ की जो कंडीशन है वो ये लगी हुई है। अच्छा जी, ट्रू का केस है तो ट्रू का केस तो ऑटोमेटिकली ये आ गया। ठीक है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये फॉल्स क्या आ गया, इसका ये एल्स है। इस इफ का कौन सा एल्स है, दिस वन। तो ये यहाँ ले, ठीक है। अच्छा जी, अब इस एल्स में देखो फिर कंडीशन लगी हुई है, तो एल्स के साथ तो कंडीशन आ ही नहीं सकती, आपको दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये टेस्ट कंडीशन लगी और इसकी कंडीशन ये लिखी हुई है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट, अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, यानी एन स्टेटमेंट्स हैं,
तो आप 10,000 स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस इफ़ का ये कंडीशन लगी हुई है और इसका अगर ट्रू हो जाती है कंडीशन तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हो जाती है यानी इफ़ का ये क्या हो गया, एल्स हो गया, ठीक है। तो अब एल्स में आप कभी भी कंडीशन खुद से नहीं लिख सकते, एल्स में कभी भी कंडीशन खुद से नहीं लिख सकते, और अगर लिखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर होगा क्योंकि एल्स जो है वो होल्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो एल्स जब आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो लास्ट आपके पास केस होगा यानी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, यानी इसके बाद और आप ये सिर्फ कह दें कि इनवैलिड इनपुट, यानी वो सारी कंडीशंस चेक करने के बाद कोई भी अगर ट्रू नहीं हुई तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, इनवैलिड इनपुट है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, कोई भी और काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये जो आपका सीक्वेंस है ये लास्ट आपके पास फाइनल जो कह लो कि केस है ये वो वाला है, ठीक है। यानी इसके बाद आप सिर्फ उसको कह सकते हैं कि आप जो है कोई भी आपकी जो इनपुट है या जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते थे वो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे इसको छोड़ नहीं देना आपने, बल्कि क्या करेंगे, इन सब को लॉजिकली आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं एंड करना है। तो ये भी ये सारा आप ये देखो अलग अलग 6 लाइनें लेकर नहीं जा रहा, बल्कि उसने सबको ये लिंक कर दिया, और लिंक करने के बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, सिंगल स्टेटमेंट है, या अगर आपने स्टॉप भी करवाना है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर मैं कैलकुलेटर की आपको फॉर एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने कैलकुलेटर है कोई आपका, ठीक है, तो आपने कैसे वो करेंगे, यानी अगर वो कहता है प्लस, अब ये इसकी ज़रा वर्किंग देख लो। अगर वो कहता है प्लस, यूज़र ने अगर प्लस दिया है तो वो इसी को इसको एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे आ जाएगा, अगली किसी स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, ठीक है। तो अगर फर्ज करें यूज़र ने, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कैलकुलेटर की, अगर फर्ज करें यूज़र ने माइनस करने के लिए दिया है दो नंबर्स को, तो क्या होगा, प्लस वाला केस तो नहीं चलेगा, तो कहाँ चले जाएंगे हम, माइनस वाले केस को एग्जीक्यूट करेंगे। माइनस वाला ट्रू हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, नीचे आ गया, अगली स्टेटमेंट्स को नहीं देखा जाएगा, ठीक है। फर्ज करें माइनस भी नहीं था, तो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन जो सिंबल है वो यूज़र ने एंटर किया है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इस केस में, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे आ जाएगा। फर्ज करें अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, ठीक है, तो अब आपने क्या दे दिया, फर्ज करें वो डिवीजन है, डिवीजन करना चाह रहा है, तो डिवीजन के केस में ये पिछले सारे केसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, और ये जो डिवीजन वाला आपका केस है ये ट्रू हो जाएगा। इसके ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये जो आपका केस है ये एग्जीक्यूट होगा, और आगे जो है ये एल्स पे नहीं जाएगा। फर्ज करो कि अगर आप उसने ना प्लस उसने दे दिया है, लेट्स से कोई ऐसा सिंबल, लेट्स से रिमाइंडर दे दिया कि जी मुझे रिमाइंडर निकाल के दो। अब आपने जितनी कंडीशंस लगाई हुई थी, आपने जो कैलकुलेटर में लगाया हुआ था वो ये था कि प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, इनकी आपने क्या लगाई हुई थी, कंडीशंस लगाई हुई थी, ठीक है। अब इन चारों कंडीशंस में से तो कोई भी ट्रू नहीं हुई, तो एंड पे वो क्या कह देगा, यानी डिफॉल्ट केस, अब वो इसको एग्जीक्यूट किस तरह करेगा, यानी इनमें से तो कोई केस मैच नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट नहीं देगा वो, ठीक है, बल्कि वो आपको कह देगा कि जी ये क्या है, इनवैलिड है, आपने जो इनपुट दी है या जो ऑपरेशन दिया वो क्या है, इनवैलिड है। इसको आप प्रिंट एफ यहाँ पे करवा लेंगे, ठीक है, कि आपकी जो ऑपरेशन था दैट वाज इनवैलिड, या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे जो कि जब हर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए तो उसके बाद वो जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला एल्स उसको डिपिक्ट करवाए। सो ये इफ एल्स का लेडर है, ठीक है, और ये बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिनमें आप ये करेंगे। इसी तरह जो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर मार्क्स वाला एक किया हुआ था काम, जिसके अंदर आप बच्चे का ग्रेड निकाल रहे थे, वो भी एल्स इफ की बेस्ट एग्जांपल कंसिडर की जा सकती है कि उसमें भी अगर पहला कंडीशंस की रेंज ट्रू नहीं होती तो सेकंड कंडीशन रेंज पे चला जाए, वरना थर्ड रेंज पे चला जाए, वरना फोर्थ रेंज पे चला जाए, और टिल हमारे पास वो एफ तक आ जाए। सो ये हमारे पास एल्स इफ का लेडर था, यानी
अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के साथ दूसरी कंडीशन लगा लें, अगर वो भी ट्रू नहीं होती तो उसके एल्स में फर्ज करें। अब ये इतनी ज़्यादा मल्टी ब्रांचिंग करने की क्या ज़रूरत है? उसका रीज़न ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो प्रोग्राम जिसने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उसको ऐसी आउटपुट डिस्प्ले करवाएं या एरर वाली जो है वो आउटपुट उसको डिस्प्ले करवाएं। तो इसलिए ये सारी कंडीशनिंग की जाती है। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने जो आपका स्ट्रक्चर है, तो वो आपके पास है नेस्टेड इफ एल्स का। अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, नेस्टेड इफ एल्स। ये फर्क है किससे, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगी हुई है, यानी इफ के अंदर दूसरी आपने इफ एल्स लगाई हुई है। तो अब वो कैसे होती है उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है कि आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपके पास क्या हुआ कि यहाँ आपने इफ की कंडीशन लगाई। ठीक है, ये आपकी इफ की कंडीशन लग गई। उसके बाद अगर फर्ज करें कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू के केस में यानी ये आपने इफ लिखा, ये इफ लिखा, इसमें आपकी आ गई कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में अगर ट्रू हो गई, ठीक है, अगर आपके पास क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो आपने अब क्या करना है, ट्रू की बॉडी बनाएंगे और उसके अंदर हमारा कोई प्रोग्राम की स्टेटमेंट ऐसी है, उसके अंदर फिर इफ और एल्स वाला स्ट्रक्चर यूज हो गया। ठीक है, और उसके बाद इफ क्लोज किया, अगर फर्ज करें ये ट्रू नहीं होती कंडीशन, तो जो एल्स वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो गया, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप दे सकते हैं, तो उसमें भी आप जो है वो अपना इफ और दे सकते हैं। अब ये देखें, ये जो बॉडी है ये कौन सी है, इफ की है। अच्छा जी, ये जो बॉडी आपके पास बनी है ये इफ की बॉडी बन गई है, और ये जो बॉडी बन गई है ये किसकी बन गई है, एल्स की बॉडी बन अभी गई मैं है। तस्वीर खींची ना आपको। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया कि यानी आप बॉडी के अंदर इफ की बॉडी में इफ एल्स पूरा लगा सकते हैं, और एल्स में भी पूरा इफ एल्स जो है वो दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी कंडीशनिंग है, यानी फॉल्स के केस में आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नेस्टेड इफ आ गया, यानी दोबारा कंडीशन आ गई एल्स में। ठीक है, और फिर वो जो कंडीशन है वो क्या हुई, या ट्रू हो गई या क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो दोनों के जो भी पाथ्स थे या जो भी आपके पास लाइन ऑफ कोड था वो अब आपके पास क्या हो गया, एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद अब ये देखो, यहाँ पे हमने इफ और एल्स यूज किया, और यहाँ पे हमने सिंपली ट्रू के केस में सिर्फ इफ यूज कर लिया, जो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोग्राम किस नेचर का है और हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना। और ये ऐसा रट्टे से नहीं आएगा, बल्कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपको कि क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा इफ का स्ट्रक्चर अभी तक। ठीक है, फिर उसी के अंदर वेरिएशन की तो इफ एल्स बन गया, फिर उसी के अंदर थोड़ी सी और वेरिएशंस की तो हमारे पास एल्स इफ लैडर बन गया। ठीक है, फिर उसी के अंदर यानी उसी को यूज करते हुए स्ट्रक्चर को हमने थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन की उसी स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमारे पास
नेस्टेड इफ एल्स बन गया। अब ये तो सारे वेरिएंट्स ऑफ इफ थे ना, कि किसी कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। अब हम जो स्ट्रक्चर अगला देखने जा रहे हैं और जो हम अपने जो लास्ट पे देखेंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और स्टेटमेंट है जिसको आप बोलते हो स्विच स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब मैंने लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि इफ़ में आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो आप, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी वो बहुत वर्सटाइल है। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है ये कब यूज़ होगी, जब आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सिंपल हो और आपने बस डायरेक्ट काम करना हो, ठीक है, और उसमें एग्जैक्ट कंपैरिजन होता है, नो ग्रेटर देन, नो लेस देन, इक्वल टू नथिंग, या आप दो जो आपकी कंडीशंस हैं उनको कंबाइन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपली आपने करना है वो क्या है, डायरेक्ट आ रही हैं चीज़ें आपके पास, ठीक है, आप उनको क्या कर रहे हो, केसेस बना रहे हैं। अब ये देखें, वहां पे हम इफ के साथ कंडीशन लिखते थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच की स्टेटमेंट डालेंगे, ठीक है, स्विच की स्टेटमेंट में एक या एक से ज्यादा इनपुट्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये सारे जिस तरह उसमें इफ एल्स लिखते थे ना, अब यहाँ पे इफ एल्स नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। और डिफॉल्ट कौन सा केस है, यानी उसमें जो लास्ट एल्स होता था, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती थी, जस्ट वो एक मैसेज डिस्प्लेइंग के लिए होता था कि जी आपका कोई भी जो स्टेटमेंट है वो मैच ही नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पे वो डिफॉल्ट का केस होगा, यानी वो जो लास्ट एल्स है इफ एल्स वाला, अब यहाँ पे उसको हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, ठीक हो गया। तो अब ये केस इसी तरह रिजर्व वर्ड लिखेंगे, लेकिन ये कैपिटल में लिखा हुआ है, आप लोगों ने स्मॉल में लिखना है, ठीक हो गया। तो अब केस 1, अगर तो नंबर है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अगर वो आपके पास लेट से करेक्टर है, ठीक है, तो वो आप कोट्स में लिखेंगे। अगर कोई ऑपरेटर है तो उसको भी कैसे लिखेंगे, कोट्स में लिखेंगे। तो इफ एल्स को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्विच स्टेटमेंट के साथ, सिर्फ इफ एल्स को, ठीक है, या आप एल्स इफ जो कहते हैं, एल्स इफ को कंपेयर अगर करना हो कि दो कौन सा स्ट्रक्चर उसके इक्विवेलेंट है इफ के वेरिएंट के, तो वो एल्स इफ वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर नंबर्स हैं तो डायरेक्ट आ जाएंगे, और अगर आपके पास क्या है, कोई अल्फाबेट है या कोई ऑपरेशन है, तो वो क्या आ जाएगा, कोट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद केस, ये देखें लिखेंगे कैसे, केस ए, और यहाँ पे लगाएंगे कोलन, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर है तो वो केस 1, केस 2, केस 3 इस तरह से ही लिखते जाएंगे। अगर केस आपकी यानी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब ब्रेक का यहाँ पे रिजर्व वर्ड है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे कि ये क्या करता है। अच्छा जी, उसके बाद के अगर फॉल्स हो जाता है, केस 1 ट्रू नहीं होता, तो फिर क्या होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक हो गया। और फर्ज करें कि अगर ट्रू नहीं होता तो नेक्स्ट, अगर ट्रू हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या कर जाएगा, ये जो यहाँ पे लगी हुई है ये गलत लगा हुआ है, और ये एरो हेड्स आपने लाजमी लगाने हैं फ्लो चार्ट्स पे, वरना आपका जो है ये एरर आ जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी टू वे, इट इज ओनली वन वे, ठीक है, वन डायरेक्शन है ये। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया कि ये यहाँ पे अगर आपका केस 2 जो है वो ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो मेक इट श्योर कि वो नेक्स्ट केसेस को आगे चेक ही नहीं करेगा। अगर ये ट्रू हो गया आपके पास तो ये जो नेक्स्ट केसेस हैं इनको इसने चेक ही नहीं करना, ठीक है, बस ये यहाँ से एग्जीक्यूट करवा कर यहाँ से बस ये स्विच स्टेटमेंट से क्विट कर जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करेंगे केस 2 जो है वो भी ट्रू नहीं हुआ, तो थर्ड केस पे आ जाएगा, उसको चेक करेगा, उसको चेक करने के बाद अगर ट्रू हो गया तो एग्जीक्यूशन से निकल जाएगा, और अगर नहीं होता तो यानी केस एन,
चलते जाएंगे और केस एन तक पहुंच जाएंगे, यानी जितनी मर्जी कंडीशन इसके अंदर लगा लें, ठीक है। केस इज कंडीशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जो फाइनल आपके पास यानी कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, ठीक है, तो अब क्या, कौन सा केस जो है ऑटोमेटिकली चल जाएगा, डिफॉल्ट का। और डिफॉल्ट में भी हम क्या लगाएंगे, ये देखिए कोलन लाजमी इसमें लगाना है, यानी कंडीशन के बाद क्या लगेगा, कोलन, जैसे मैंने ये लगाया है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, उसने सारी कंडीशंस चेक कर ली, जब कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली कौन सा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला। जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद जो स्विच स्टेटमेंट है उसे क्विट करके आफ्टर द स्विच जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं वहां पे चला जाएगा। अब ये जो ब्रेक का रिजर्व वर्ड है, ये बेसिकली क्या करता है, अगर यहाँ पे आपका ये कैसे, यानी यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा अगर केस 1 ट्रू हो जाता है, तो इस रिजर्व वर्ड की वजह से ये जो आपके पास है क्या है, ब्रेक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, आपके फ्लो ऑफ कंट्रोल को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जहां पे ये रिजर्व वर्ड लिखा हुआ होगा, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर होगा, चाहे वो इफ में हो, इफ एल्स में हो, नेस्टेड इफ में हो, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो हम पढ़ेंगे, अभी हम कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, इसके बाद हम कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, लूप के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जहां पे ब्रेक का रिजर्व वर्ड लिखा हुआ होगा, वो उस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, फिनिश कर देगा। अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स और लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए, उस स्ट्रक्चर में से निकलने के लिए कौन सा रिजर्व वर्ड यूज किया जाता है, ब्रेक का, ठीक है। ब्रेक के अगेंस्ट जो दूसरा एक रिजर्व वर्ड है वो यूज होता है कॉन्टिन्यू का। अगर आप अपने रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट देखें तो एक वर्ड आप रिजर्व वर्ड देखेंगे कॉन्टिन्यू का। अब ये कॉन्टिन्यू क्या करता है, ये जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसको क्या कर देता है, रीस्टार्ट कर देता है। ये अपने पास नोट कर लें कि जो कॉन्टिन्यू का आपका जो आपका रिजर्व वर्ड है, वो जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर लगा हुआ होगा वो उस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये जो ब्रेक का रिजर्व वर्ड है, ये क्या करता है, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर होगा उसके फ्लो ऑफ कंट्रोल को वहां से, उस स्ट्रक्चर में से क्विट करवा देगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल को दूसरी जगह क्या करवा देगा, ट्रांसफर करवा देगा। तो अगर आप तवज्जो से देखें तो के हर एक जो आपकी स्टेटमेंट लगी हुई है, ठीक है, ट्रू के केस में हर एक में क्या लगा, ब्रेक लगा हुआ, लेकिन डिफॉल्ट में ब्रेक नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ऑटोमेटिकली बाहर ही निकलना है उसने, ठीक हो गया। तो अब ये ब्रेक यहाँ से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यानी क्विट करवा देगा। सो ये कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमने देखे हैं, इनको आपस में कंपेयर करना सीखें, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त यूज़ होंगे, हर प्रोग्राम में एक ही स्ट्रक्चर यूज़ होगा, बल्कि क्या है कि हर प्रोग्राम में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर जो यूज किया जा सकता है, ठीक है।